चौक एंड स्लेट, मैं अभिषेक, और आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ जीएसटी, जो कि क्लास 10 का आईसीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जीएसटी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि टैक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये टैक्स क्या होता है। तो सीधा सीधी टैक्स है इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, इतना सिंपल बात है हम लोग बोल सकते हैं। और आई थिंक हम लोग हर कोई जानते हैं कि ये टैक्स होता क्या है। गवर्नमेंट क्या करता है कि हम लोग इस देश पे रहते हैं, तो इस देश के प्रति हम लोग का कुछ फर्ज बनता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, हम लोगों से कुछ पैसे लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, और वही सब पैसे को कहाँ लगाता है, डेवलपमेंट के लिए लगाता है, बहुत सारा जो स्कीम चलाता है उस पर लगाता है, बहुत डिफेंस में जाता है, हर जगह ये जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, पुलिस होते हैं, सबके सैलरी में जाता है। मतलब सीधा सीधी गवर्नमेंट जो भी वर्क करता है, डेवलपमेंट करता है, चाहे जो भी करे वो टैक्स ही करता है। तो टैक्स पे करना बहुत ज़रूरी है। तो टैक्स क्या है, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये टैक्स को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो अभी ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। मोस्टली हम लोग ये टैक्स हमारे इनकम या प्रॉफिट पे करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो डायरेक्ट टैक्स का, तो है प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, समझ लो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा, तो अब उस प्रॉपर्टी को मैं ओन करता हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे टैक्स जो फिक्स रहता है उस परसेंट का टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिया। या फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है जो समझ लो किसी प्राइवेट कंपनी में वर्क करता है या गवर्नमेंट कंपनी कहीं पे भी वर्क करता है, तो उसकी जो सैलरी आती है, अब जिस हिसाब से जिसका सैलरी हो उस हिसाब से कुछ टैक्स लगता है। इस तरह का टैक्स जो डायरेक्टली हमारा इनकम या प्रॉफिट से गवर्नमेंट को जाता है बिना किसी इंटरमीडिएट के, वो उस तरह के टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो तरह का टैक्सेस है जो हम गुड्स और सर्विसेज पे भरते हैं, और ये हम लोग गवर्नमेंट को तो पे ही करते हैं, टैक्सेस तो गवर्नमेंट को ही पे करना है, पर एक इंटरमीडिएट के जरिए हम लोग पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक गुड लिया, मैंने एक सामान लिया, तो मैंने वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया, जो मेरा डीलर था जिससे मैंने वो सामान लिया था उसे मैंने टैक्स दिया, और फिर वो डीलर का मैंडेटरी है, उसका रजिस्ट्रेशन है, तो उसे वो टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये था इनडायरेक्ट टैक्स। तो सिंपल बातों में बोलो तो डायरेक्ट टैक्स जब आप दे रहे होते हो तो आपको पता होता है हमेशा कि हाँ चलो मेरा आज इतना सैलरी आया, तो सैलरी का इतना परसेंट टैक्स में चला गया। अच्छा मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदा, तो प्रॉपर्टी का हिसाब से इतना बड़ा मेरा प्रॉपर्टी है, तो इतना परसेंट मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस है जो सामान के साथ ही बहुत बार इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एमआरपी बन के आ जाते हैं, और हम लोग उसे पे भी कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो मतलब ये समझ लो स्वीट पॉइजन जैसा है, जो हम लोग ले भी रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा, जबकि टैक्सेस स्वीट पॉइजन नहीं है, वो देना हमारा ड्यूटी है। चलो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पिज़्ज़ा खाने गए। अब पिज़्ज़ा खाने गए, या हाँ चलो पिज़्ज़ा ही खाने गए, तो पिज़्ज़ा खाने गए तो जब हम उनसे बिल मांगते हैं तो डायरेक्ट हम लोग को बोलता है कि चलो 500 रुपीज़ हो गया, तो हम लोग उसे 500, या समझ लो उसने बोला 600 रुपीज़ हो गया, तो हम लोग उसे 600 दे देते हैं। तो ये जो हम 600 देते हैं उस समय हम लोग मोस्ट पीपल ऐसा देखते भी नहीं है कि हाँ चलो इतना रुपया मैंने पिज़्ज़ा खाने का दिया, इतना रुपया मैंने टैक्स दिया। ठीक है, तो इस तरह का टैक्स हम लोग भर भी देते हैं बहुत बार इनडायरेक्ट टैक्स, और हमें पता नहीं चलता। बहुत सारे सामान आता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कुरकुरे आया, तो वो कुरकुरे भी जो हमने भरा उसका 5 रुपये या 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये, तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हमने भरा, यानी टैक्स हमने वहाँ भी पे किया। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ऐसे भी इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर ही है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे टाइप के होते थे। अब क्योंकि हम लोग टैक्सेशन तो पढ़ नहीं रहे, तो हमें वो सब में नहीं जाना, बस इतना समझो कि हमारा टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो बहुत सारे टाइप्स का था। ठीक है, तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, मान लो हमने किसी गुड्स को खरीदा या कोई सर्विस का इस्तेमाल किया, उस समय जो हम टैक्स भरते थे वो था इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, टैक्स जाता गवर्नमेंट के पास ही है, पर किसी इंटरमीडिएट के जरिए जाता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे टाइप्स का होता था, इतना सारा कि दिमाग खराब हो जाए। तो ये वही हर तरह के इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के एक टैक्स ले आया गया जिसका नाम था जीएसटी। ठीक है, ये हमारा जुलाई 2017 में आया था, और ये जो टैक्स है वो हर तरह के इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के ला दिया गया था। और ये डायरेक्ट टैक्स आज भी वैसा का वैसा ही है, सेम टू सेम, ये नहीं हटा है। हमें डायरेक्ट टैक्स आज भी देना है, बस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो वेरियस टाइप्स के होते थे वो सबको हटा के बस एक टैक्स बना दिया गया जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। हमने ये तो जान लिया कि पहले हम बहुत टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को बटा हुआ था और उस हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स भरते थे। अब वो सब हट गया,
अब हम लोग सिर्फ एक ही टैक्स भरेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कोई गुड्स को खरीदेंगे या किसी सर्विस को इस्तेमाल करेंगे तो उस समय जो हम लोग टैक्स भरेंगे वो है जीएसटी। अब कुछ गुड्स एंड कुछ सर्विसेज आते हैं जो जीएसटी के बाहर है, वो एक्सक्लूडेड है, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगता, और कुछ पे जीएसटी लगता है। और किस तरह के गुड्स पे कितना % जीएसटी लगेगा ये भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि समझ लो कोई बहुत ही लग्जीरियस गुड है तो ज़्यादा जीएसटी लगेगा, कोई उतना ज़्यादा लग्जीरियस नहीं है तो कम जीएसटी का % लगेगा। ये जो भी है वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। तो उसी फिक्स % के हिसाब से अगर हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं तो हम जीएसटी भरते हैं। ठीक है, चलो मैं एक चीज़ बस और बोलना चाहूँगा जीएसटी बताने से पहले, कि जीएसटी को हम लोग वन नेशन वन टैक्स भी, जीएसटी जब आया था तो बोला जाता था कि हम वन नेशन वन टैक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या वन नेशन वन टैक्स? क्यों बोला जाता था ऐसा वन नेशन वन टैक्स? क्योंकि इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं, तो समझ लो इधर पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तरह तरह के स्टेट हैं। ठीक है, तो अब हर स्टेट अपने हिसाब से अपना स्टेट टैक्स बांध रखा था और वो लोग अपने हिसाब से टैक्सेस लेता था। तो इस वजह से हो सकता है कि कोई स्टेट वही सेम गुड्स एंड सर्विसेज का कम टैक्स लेता हो और कोई दूसरा स्टेट वही सेम गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा टैक्स लेता हो। तो कभी कभी ऐसा होता था कि लोग समझ लो आसपास में रहते थे, तो जो गुड एंड सर्विसेज किसी दूसरे जगह में कम टैक्स पे मिल जा रहा है, वो लोग वहाँ जाके वो गुड्स को ले लेते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने खुद का ही फ़ोन झारखंड से लिया था क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम लगता है। ठीक है, मतलब पहले कम लगता था, तो मैंने क्या किया था कि फ़ोन को झारखंड से ले लिया था, तो वहाँ पे मुझे टैक्स कम पे करना पड़ा था। वही अगर मैं बंगाल में रहता, अगर बंगाल से लेता तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता। तो दैट्स इट, यही है। तो ये सब चीज़ पहले प्रॉब्लम था कि अलग अलग स्टेट का अपना अपना टैक्स रेंज था। कुछ स्टेट ज़्यादा टैक्स पे लेती थी वही सेम गुड्स एंड सर्विसेज पे। फॉर एग्जांपल एक सेल फोन पे कोई एक स्टेट जैसे कि झारखंड जो कि कम टैक्स ले रहा है और एक दूसरा स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल ज़्यादा टैक्स ले रहा है। ठीक है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोला है। तो वही सब को हटाने के लिए वन नेशन वन टैक्स को लाया गया, दैट इज जीएसटी को लाया गया। तो अब वही सेम गुड्स एंड सर्विसेज पे हर जगह एक ही टैक्स लगेगा। मतलब जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, अब आप किसी भी स्टेट से खरीदो उस पर जो टैक्स का % है वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल पे 10% टैक्स फिक्स है, तो ये 10% टैक्स आप कहीं से भी वो मोबाइल ले लो, जीएसटी हर जगह 10% ही लगेगा। तो वन नेशन वन टैक्स हो गया ना कि होल ओवर इंडिया में जो तुम्हारा जीएसटी है मोबाइल पर वो 10% ही लगेगा, आप कहीं से भी ले लो। ठीक है, 10% मैंने एग्जाम्पल बोला है, जरूरी नहीं है कि मोबाइल पे 10% लगता है। ठीक है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो चलो हमने ये भी समझ लिया कि जीएसटी क्या होता है। अगर मैं ओवरऑल समराइज कर दूं तो जीएसटी जुलाई 2017 में आया था। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो वेरियस काइंड्स के होते थे उन सबको हटा के जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लाया गया था। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लाया गया था। ये वो टैक्स है जो हम लोग गवर्नमेंट को भरते हैं, कब? जब हम कोई गुड्स को खरीदते हैं या किसी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। जीएसटी एक तरह से हमारा क्या प्रमोट करता है कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। जैसे मैंने आप सबको एग्जांपल दिया था कि वेरियस स्टेट्स अपने हिसाब से, समझ लो ये WB है वेस्ट बंगाल, ये पंजाब और ये समझ लो राजस्थान। तो समझ लो हो सकता था कि कोई गुड्स हो, फॉर एग्जांपल मैं सेल फोन ही बोलता हूँ, तो ये जो सेल फोन है उस पर वेस्ट बंगाल पे कुछ और टैक्स लग रहा है, पंजाब पे कुछ और टैक्स लग रहा है, राजस्थान पे कुछ और टैक्स लग रहा है, क्योंकि सब स्टेट अपने अपने हिसाब से अपना स्टेट टैक्स लेते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से सेम गुड्स पे अलग अलग टैक्स ना रहे, उसी को हटाने के लिए एक तरह से जीएसटी लाया गया। जीएसटी की वजह से अब सेम सेल फोन का हर जगह सेम ही टैक्स देना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना ही था। तो हम लोग जीएसटी ओवरऑल समझ गए। अब आगे देखते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे जीएसटी का वेरियस टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं CGST, SGST, IGST और UTGST। ठीक है, तो ये सब टाइप्स का नाम सुन के घबराना नहीं है। असल में हम जीएसटी का एक ही जीएसटी भरते हैं, बस अलग अलग सिनेरियो पे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जो हम एक एग्जांपल से इजीली समझ लेंगे। ठीक है, तो समझ लो एक राजस्थान का मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, राजस्थान का एक मैन्युफैक्चरर है जो कि क्या बनाता है? टीवी सेट बनाता है। ठीक है, तो राजस्थान का एक मैन्युफैक्चरर है जो टीवी सेट बनाता है। अब राजस्थान के इस मैन्युफैक्चरर ने जो टीवी बनाया उसने एक राजस्थान के डीलर को बेच दिया। ठीक है, उसने उस टीवी सेट को राजस्थान के एक डीलर को बेच दिया। तो अब देखो ये राजस्थान के मैन्युफैक्चरर ने
उस टीवी सेट को राजस्थान में ही तो बेचा। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को, इस तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो इस तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, यानी राजस्थान के मैन्युफैक्चरर ने राजस्थान के डीलर को गुड्स में क्या बेचा? टीवी सेट बेचा। ठीक है, तो अब जो राजस्थान का डीलर था वो तो एक तरह से गुड्स को खरीदते समय टैक्स भी तो भरेगा, तब तो ये मैन्युफैक्चरर जाके गवर्नमेंट को टैक्स दे पाएगा, जीएसटी। ये जो मैन्युफैक्चरर है वो जीएसटी किससे लेगा? राजस्थान के डीलर से लेगा, ताकि वो गवर्नमेंट को दे पाए। तो इस केस में समझ लो वो टीवी सेट था 50,000 का, और मान लो कि जीएसटी का परसेंटेज है 10%। ठीक है, जीएसटी का परसेंटेज है 10%। तो ये कैसा सिनेरियो है? इस तरह के सिनेरियो को बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, जहां पे कोई भी एक डीलर या मैन्युफैक्चरर या जो भी इंसान जो गुड्स को बेच रहा हो, वो उस गुड्स या सर्विसेज को अपने ही स्टेट के बाउंड्रीज में बेचता है। ठीक है, या सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। तो क्योंकि ये अपने स्टेट के बाउंड्री में हुआ, यानी कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ, तो इस केस में क्या होता है? जो जीएसटी लगता है वो जीएसटी को ही हम लोग 2 पार्ट्स में बस बता देते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो जाता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट के मिलने वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो एक सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी, यही है सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी कि क्या हमें 10% स्टेट जीएसटी भरना होगा और 10% सीजीएसटी, यानी टोटल 20% टैक्स भरना होगा? तो नहीं, जीएसटी का जब हमें परसेंटेज फिक्स कर दिया है 10%, तो ये जो राजस्थान का डीलर है वो राजस्थान के मैन्युफैक्चरर को जब टीवी सेट का 50,000 रुपए देगा, तो साथ में टैक्स भी तो देगा। तो वो टैक्स कैसे देगा? तो टोटल जीएसटी का परसेंटेज, क्योंकि इस केस में 10% है, तो वो 5% देगा सीजीएसटी और 5% देगा एसजीएसटी, यानी वो टोटल टैक्स का जो रेट 10% फिक्स है वो 10% ही देगा, पर उसमें से 5% सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और 5% एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास रह जाएगा, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट के पास रह जाएगा। यानी कि हमारा 5% टैक्स जाएगा मोदी जी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और ये राजस्थान वाले के पास जाएगा हमारा 5%। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि ये सीजीएसटी क्या है और एसजीएसटी क्या है, और ये सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि ये सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी क्या है, स्टेट जीएसटी, और ये कब लगता है? तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में, मतलब कि किसी स्टेट का खुद का बाउंड्रीज में ही हुआ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो जब ये हम समझ गए हैं तो इसे हल्का सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, और यही वाला एग्जाम्पल अब मैं टीवी सेट का लूंगा दूसरे सिनेरियो में। तो अब समझते हैं हम लोग आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, और जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो तो आप लोग जानते ही हो। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब देखो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि जो राजस्थान का हमारा मैन्युफैक्चरर था उसने गुड्स किसे बेचा? पंजाब के डीलर को। ठीक है, राजस्थान के मैन्युफैक्चरर ने किसी पंजाब के डीलर को अपना टीवी सेट बेचा। तो इस बार राजस्थान के मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? अपना टीवी सेट स्टेट के बाउंड्री के बाहर बेचा, मतलब कि राजस्थान से पंजाब में बेचा। तो उस केस में क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। और समझ लो वो टीवी सेट 50,000 का था और जीएसटी का परसेंट 10% था, तो फुल्ली 10% उस पर आईजीएसटी लग जाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। यानी कि ये जो पंजाब का डीलर है वो 50,000 तो भरेगा ही, पर साथ में 10% जीएसटी भी भरेगा राजस्थान के मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, और ये आईजीएसटी है। अब इस पे एक और भी छोटी सी बात है जो मैं बता देता हूँ, जो हमें जानना ज़रूरी है। भले वो इस चैप्टर में हम इम्प्लीमेंट ना हो, पर हमारे खुद के नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी है कि समझ लो ये जो 10% जीएसटी लगा, 10% किस पे लगा? 50,000 पे लगा ना। तो 10% जीएसटी लगा यानी 5,000 रुपीज़। तो ये 5,000 वाला जो जीएसटी वो कौन सा जीएसटी है? इंटीग्रेटेड जीएसटी है। तो ये इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया? तो नहीं, इसमें से आधा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के पास रख लेगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक स्टेट को दे देगा। तो अब किस स्टेट को मिलना चाहिए? क्या वो राजस्थान को मिलना चाहिए या वो पंजाब को मिलना चाहिए? मेरे कहने का मतलब है कि 10% इंटीग्रेटेड जीएसटी तो लग गया, तो अब 10% इंटीग्रेटेड जीएसटी हुआ 5,000,
तो उसका जो हाफ होता है 2500 वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चला गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है, उस पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगा। पर बचा हुआ जो 2500 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, दो में से किसी एक स्टेट को देगा। अब कौन से वाले स्टेट को देगा, तो जिस स्टेट में वो गुड्स लास्ट में बेचा गया है, दैट इज पंजाब को मिलेगा। तो पंजाब को क्यों मिलेगा, इस राजस्थान को क्यों नहीं मिलेगा, इसका क्या गलती है। तो असल में गवर्नमेंट सबका फायदा चाहता है। तो देखो क्या होगा, हमारा ये जो 5000 रुपया टैक्स आया उसमें से 2500 सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया उसके काम के लिए। राजस्थान में तो ऑलरेडी ही टीवी का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था, तो वहाँ पे एक इंडस्ट्री सेटअप है, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट और बहुत तरह से पैसे और रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं। तो बच गया पंजाब। अब क्योंकि पंजाब के बाउंड्रीज में वो बिका है तो पंजाब का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। पंजाब के गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि पंजाब के स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट से सामान लो, तो इसीलिए उसे भी कुछ मिलना चाहिए। तो इसीलिए वो 5000 का 2500 सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के पास रखेगा और 2500 पंजाब के गवर्नमेंट को दे देगा। बट आप लोगों को अगर कोई दिक्कत भी है तो कंफ्यूज मत हो, बस इतना ध्यान रखो कि जब भी स्टेट की अपने बाउंड्री में, जैसे राजस्थान का सामान राजस्थान में ही बिक गया, तो CGST और SGST दोनों अलग अलग लगता है। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेता है और SGST जिस स्टेट के बाउंड्री में ट्रांजैक्शन हो रहा है यानी राजस्थान, वो रख लेता है। दूसरा सिनेरियो है जिसमें राजस्थान का सामान समझ लो पंजाब में बिका यानी कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ, तो उस केस में कौन सा GST लग जाता है, IGST लग जाता है, दैट इज फुल्ली 10% GST लग जाएगा अगर 10% हो रेट का परसेंटेज। तो 10% GST फुल्ली लग जाएगा, जिसमें से कुछ परसेंट यानी कि आधा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रख लेगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब को दे देगा, ताकि सबका फायदा हो। राजस्थान में ऑलरेडी एक इंडस्ट्री सेटअप है तो उसका फायदा हो ही रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद का हिस्सा GST का ले लिया, उसका फायदा हुआ ही, और फिर बचा हुआ वो पंजाब के गवर्नमेंट को दे दे। लास्ट बचता है ये UT GST क्या है। तो UT GST समझ लो, ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई गुड्स एंड सर्विसेज को, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हुआ है किसी यूनियन टेरिटरी के बाउंड्री के बीच में। अब टेरिटरी का एग्जांपल लो, जैसे कि चंडीगढ़, तो ये जो चंडीगढ़ है, ठीक है, तो अब ये जो चंडीगढ़ है समझ लो, इस चंडीगढ़ में एक डीलर ए था, एक डीलर बी था, डीलर ए ने डीलर बी को सामान बेचा, तो ये वाला ट्रांजैक्शन तो विद इन चंडीगढ़ ही हो गया। तो इस केस में क्या होता है, और समझ लो GST का परसेंटेज यही 10% ही था, तो इस केस में क्या होगा, 5% CGST लगेगा और 5% SGST ना लग के UT GST लग जाएगा। ये जो SGST है यानी स्टेट GST है, वो तो स्टेट में लग सकता है ना, पर चंडीगढ़ कोई स्टेट थोड़ी है, चंडीगढ़ तो एक यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी में SGST हट के UT GST लग जाएगा। अब हम लोग GST से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात जानते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि GST हमेशा अपने सेलिंग प्राइस पे लगाया जाता है। सेलिंग प्राइस पे क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जिस पे आपने गुड्स को बेचा आप उसी पे तो टैक्स भरोगे। फॉर एग्जांपल आपने 5000 रुपए में किसी सामान को बेचा, तो आप ये जो GST है वो 5000 पे लगाओगे, या फिर आपने किसी सामान को 10,000 पे बेचा तो आप GST 10,000 पे लगाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि समझ लो किसी सामान का दाम आपने 10,000 रखा था, पर ये 10,000 उसका मार्क प्राइस था, यानी कि आपने उसका दाम वैसा चिपका दिया था। फॉर एग्जांपल आपका समझ लो या टीवी मैन्युफैक्चरिंग का ही कुछ या टीवी बेचते हो, तो टीवी के मार्क प्राइस को आपने सेटअप कर दिया 10,000, ठीक है, पर जो कस्टमर आपसे खरीदने आया आप उसे बोल रहे हो कि मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, आप मेरे यहाँ से टीवी ले जाओ, मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। तो आप अब GST किस पे लगाओगे, क्या 10,000 पे लगाओगे, या फिर आपने कस्टमर को कितने पे बेचा उस पे लगाओगे। सबसे पहले निकालते हैं आपने कस्टमर को कितने पे बेचा, तो 10,000 में से 10% का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो 10% ऑन 10,000 कितना होता है, वो 1,000 रुपये होता है, यानी आपने 10,000 का टीवी 9,000 में बेच दिया। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आप GST किस पे लगाओगे, जो आपका सेलिंग प्राइस यानी बेचने का दाम था 9,000 उस पे लगाओगे, या जो आपका मार्क प्राइस यानी मार्क किया हुआ दाम था, जो आपने बैठाया था दाम टीवी का 10,000 उस पे लगाओगे। तो ध्यान रखना GST हमेशा अपने सेलिंग प्राइस पे लगाया जाता है, मतलब जिस प्राइस पे आपने सामान को बेचा।
तो फिलहाल इस केस में हमने सामान को 10,000 पे नहीं बेचा, 10,000 पे 10% का डिस्काउंट लगा के 9,000 जो आया उस पे बेचा, तो इसीलिए जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगेगा। ठीक है, देखो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी है। हमने ये पूरे चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि जीएसटी होता क्या है, कैसे लगता है, कब आईजीएसटी लगाना है, कब सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है, और जीएसटी लगता किस पे है, तो सेलिंग प्राइस पे, ये सब हम जान चुके हैं। अब हम क्वेश्चन को बिल्कुल उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझेंगे जैसे मैं कहता हूँ, और इसे बनाएंगे, और बनाते बनाते हम कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स को और सीखेंगे। तो देखो यहाँ क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली। इतना ही पढ़ के दिमाग में स्टक करना चाहिए कि ये दिल्ली के अंदर में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये जो ट्रांजैक्शन है वो दिल्ली के अंदर में ही हो रहा है, यानी ये कैसा ट्रांजैक्शन है, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो बगल में लिख लो कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो टोटल जीएसटी का जो भी परसेंटेज होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, सीजीएसटी अलग और एसजीएसटी अलग। चलो अब क्वेश्चन में पूछा है कि आपको अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। ठीक है, आपको कितना बिल वसूलेगा जो डीलर है कस्टमर से, वो निकालना है। ठीक है, और दिया हुआ क्या है कि एमआरपी मतलब मार्क प्राइस, जो एक तरह से मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, वो फिक्स कितना कर दिया है जो डीलर है उसने, 12,000। डीलर जो है वो एमआरपी पर ही सामान को नहीं दे रहा है, 30% का डिस्काउंट भी दे रहा है। ऐसा होता है ना, मार्क प्राइस लिखा रहता है 1000 रुपीज़ पर, बोलता है हम 10% का डिस्काउंट देंगे, तो यानी 900 में ही सामान मिल जाता है। तो बिल्कुल वैसा यहाँ पे भी 30% का डिस्काउंट है, और जीएसटी का परसेंटेज गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर गुड के लिए लगा रखा है 18%। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमें फाइंड करने बोला है डिस्काउंट, तो सीधा सा बात है, डिस्काउंट किस पे निकालेंगे, तो एमआरपी पे निकालेंगे। कितना का डिस्काउंट निकालना है, 30%, बस 30% ऑफ 12,000 वो कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेशन करके आप सबका आ ही गया होगा 3,600, यानी डिस्काउंट कितना मिल गया 3,600। जो सामान था उसका एक्चुअल एमआरपी था 12,000, पर जो डीलर था या शॉपकीपर था उसने मुझे डिस्काउंट कितने का दे दिया, 30% का, यानी 3,600 का। तो डिस्काउंट कितना होगा 3,600, नंबर 1 का हमारा आंसर आ गया 3,600। चलो नंबर 2 में बोला है कि एसपी यानी सेलिंग प्राइस निकालो, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे उस शॉपकीपर या डीलर ने एमआरपी पे तो बेचा नहीं, उसने डिस्काउंट लगा के बेचा, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, हमारा सेलिंग प्राइस 12,000 नहीं होगा, 12,000 में 3,600 उसने छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया कि बोला जाओ आप 30% का डिस्काउंट में सामान ले जाओ, यानी कि आप 12,000 मत दो, 12,000 में 3,600 कम दो, यानी कि आपने कितना देना पड़ा, 0,08400। ठीक है, चलो अब पूछ रहे सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये तो हम लोग समझ ही गए हैं, क्योंकि ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, विद इन द दिल्ली का ट्रांजैक्शन है, स्टेट के बाउंड्री से बाहर सामान को नहीं भेजा जा रहा, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। टोटल जीएसटी का परसेंटेज अगर 18 है तो सीजीएसटी भी 9 लगेगा, एसजीएसटी भी 9 लगेगा। तो चलो हम लोग निकाल देते हैं, सीजीएसटी कितना हुआ, सीजीएसटी निकाल दो भाई, 9% ऑफ क्या, 9% ऑफ 12,000, बिल्कुल नहीं, 9% ऑफ 8,400, और 9% ऑफ 8,400 क्यों, क्योंकि जीएसटी हमेशा जो भी लेता है शॉपकीपर या डीलर अपने सेलिंग प्राइस पे लेता है, और उसका सेलिंग प्राइस कितना था 8,400, तो जीएसटी भी लगा 8,400 पे। 936,3 756, तो सीजीएसटी कितना निकला 756, तो हम लोग यहाँ से देख ही सकते हैं कि एसजीएसटी भी 756 ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि 9% ऑफ 8,400। तो अगर आप देखेंगे तो एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना लगा, 756 ईच। ठीक है, चलो अब नंबर हम लोग ये दोनों भी निकाल लिया हमने। फिफ्थ पार्ट में निकालने बोला था आईजीएसटी, बताओ तो आईजीएसटी कितना लग जाएगा इस पे, आईजीएसटी कितना लगेगा, आईजीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो आईजीएसटी लगेगा ही नहीं। सीजीएसटी और एसजीएसटी तो भर दिया मैंने, अब आईजीएसटी क्यों भरूं, तो इसीलिए आईजीएसटी का कितना वैल्यू होगा, तो 0, डायरेक्ट ऐसे गोल सा 0 बना देना। अब पूछा है अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल का मतलब है कि एक शॉपकीपर ने अपने कस्टमर से कितना टोटल बिल कलेक्ट किया, मतलब जो हम लोग बिल बना के देते हैं तो उस पर क्या लिख के दिया। तो देखो बिल तो ऐसे ही बनाएगा ना वो, कि देखिए मेरा सेलिंग प्राइस था, अगर मैं अच्छे से पूरा बिल बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा बिल बनाएगा कि देखिए मेरा एमआरपी था 12,000, मैंने आपको डिस्काउंट दिया 30%, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 8,400, जिसपे मैंने सीजीएसटी लिया 9% जो कि होता है 756, फिर एसजीएसटी भी लिया 9% जो कि होता है 756। तो अब मैं आपसे टोटल कलेक्ट करूंगा एसपी प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यानी कि आपको मुझे देना होगा 8,400 प्लस 756 इंटू 2, या फिर 756 प्लस 756, तो कितना हो जाएगा, देखो 12, 10, 1,
प्लस कर लो ना, 8400 756 756, तो 12 10 1 इधर हो गया 11 18 19 9912, यानी कि कितना पे करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ बिल हो गया 9912, अमाउंट ऑफ बिल कितना हो गया 9912। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पर इससे हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल 1 जैसा मिलता जुलता है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। ये ट्रांजेक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, दिल्ली टू जयपुर, मतलब आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द स्टेट हो रहा है, यानी इस पे ये किस तरह का ट्रांजेक्शन है, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। और हमें वही सेम टू सेम अमाउंट ऑफ बिल निकालना है, जिसमें दे दिया है कि एमआरपी जो है, मतलब शॉपकीपर ने मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना लिखा हुआ है, एमआरपी लिखा हुआ है 50,000, डिस्काउंट वो कितने का दे रहा है 20% का, और जीएसटी है 28%। तो सबसे पहले डिस्काउंट निकाल दो, डिस्काउंट तो बहुत ईजी है, 20% ऑफ 50,000 निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 और 3 तो 0, यानी 10,000 का डिस्काउंट दे दिया। बोला कि 50,000 का सामान है, पर मैं 20% यानी 10,000 रुपीज छोड़ दूंगा, आप ले जाओ 40,000 में, यानी डिस्काउंट हो गया आपका 10,000, एसपी हो गया 50,000 माइनस 10,000 यानी 40,000। तो ये आपका डिस्काउंट हो गया, एसपी हो गया 40,000। इतना तो आप लोग सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट पूछा है सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगेगा, जल्दी से बोलो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगेगा। तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दिल्ली टू जयपुर है, यानी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में कहां से सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में लगता है सिर्फ आईजीएसटी। तो ये दोनों ही सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों ही बड़ा सा 0 हो जाएगा, है ना, दोनों नहीं लगेगा। अब पूछ रहे हैं आईजीएसटी कितना लगेगा, तो आईजीएसटी निकाल दो। जीएसटी का परसेंटेज कितना है 28%, तो पूरा पूरी 28% लग जाएगा। किस पे लग जाएगा, 50,000 पे लगेगा कि सेलिंग प्राइस पे लगेगा, तो फिर से याद रखो सेलिंग प्राइस पे लगेगा, यानी कि 40,000 से मल्टीप्लाई करो, 28 इंटू 4 कर दो, 32 कैरी 3 8 11 और 2 0 यानी 11,200 आपका आईजीएसटी लगेगा। अब पूछ रहे अमाउंट ऑफ बिल, तो अब शॉपकीपर कैसा बिल बनाएगा, शॉपकीपर ऐसा बिल बनाएगा कि देखो भैया एमआरपी था मेरा 50,000, मैंने डिस्काउंट दे दिया 10,000 का, जो कि 20% ऑफ 50,000 था, तो मेरा सेलिंग प्राइस बन गया 40,000। उस पे मैंने आईजीएसटी ले लिया आपसे 28% के हिसाब से 11,200। तो ज़रा आप टोटल बिल भर दो, टोटल बिल में क्या भरना होगा आपको, 40,000 मेरा सेलिंग प्राइस देना होगा और 11,200 टैक्स देना होगा, ताकि मैं गवर्नमेंट को भर सकूं। तो 40,000 प्लस 11,200, तो 0021551,200, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ बिल। दैट्स इट, इतना सिंपल था। देखो क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इजी है, इसे बस बहुत ध्यान से समझना, फिर आप इस एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द सम को ऐसे ही कर लोगे। क्यों कर लोगे, क्योंकि ये सेम पैटर्न का है और इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बहुत इजी है। बस एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि जो जीएसटी लगता है वो किस पे लगता है, तो जीएसटी हमारा हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है, दैट्स इट। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के बाद बाकी सारे जो सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन रहेंगे उसे मैं सिर्फ डिस्कस कर दूंगा, आप लोग खुद ही बना लोगे, क्योंकि अगर वो एक जैसे सिमिलर क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो वो टाइम वेस्ट ही होगा, वीडियो लंबा जाएगा, फिर शिकायतें आएंगी। तो हम लोग सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलो, तो क्योंकि यहाँ पे हमें एक टेबल जैसा दिखाया है कि देखो ये क्वेश्चन में बोला क्या है, पहले वो समझ लो। क्वेश्चन में बोला है कि कंप्यूटर मैकेनिक है जो दिल्ली में कंप्यूटर्स को बनाता है, और वो जब कंप्यूटर बनाता है तो कंप्यूटर बनाने का चार्ज देता है, जो एक तरह का सर्विस है, सर्विस का कॉस्ट है ना। जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि अगर आप किसी को कोई सर्विस भी प्रोवाइड करते हो तो बदले में जीएसटी ले सकते हो, वही ये काम मैकेनिक करता है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तभी आप जीएसटी लोगे, मतलब आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी लेने के लिए। तो देखो यहाँ पे एक कंप्यूटर मैकेनिक है जिसने ABCDE नाम के 5 कस्टमर्स का कंप्यूटर रिपेयर किया और उनसे ये सब सारे पैसे रिपेयरिंग कॉस्ट के तौर पे लिए। पर वो मैकेनिक था, उसने बोला देखो मेरा बनता ये सब है, लेकिन मैं आप सभी को डिस्काउंट दूंगा। किसी को 30% दे दिया, किसी को 40%, किसी को 30%, 20%, 40%, ऐसे अलग अलग लोगों को उसने जो चार्ज बोला था उस पर डिस्काउंट दे दिया, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि डिस्काउंट जो प्रोवाइड किया जाता है उसको तो हम लोग माइनस करते हैं ना। तो अब हमें पहले उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकालना है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि उसने 18% का जीएसटी भी कलेक्ट किया, तो सी जो हमारा सेलिंग प्राइस है उस पर जीएसटी कलेक्ट कर लो और उसी को ऐड करके बिल बना दो। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उस 5 पर्सन से मिला के उसने टोटल कितना पैसा कलेक्ट किया, यानी सीधा सीधी हमें निकालना है पहले 5% का
सेलिंग प्राइस हमें निकालना है कि उन पांचों से उसने कितना जीएसटी वसूला और सबको ऐड करके आंसर दे देना है बस। तो इसे अगर आप एक टेबल के फॉर्म में करो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा इरेज करके एक टेबल बना लेता हूँ ताकि बहुत इजीली बन सके। ओके, तो मैंने अब उस टेबल को थोड़ा ऐसा ट्रांसफॉर्म कर लिया। आप लोग भी कोशिश करना टेबल बना के करो तो वो थोड़ा साफ सुथरा लगेगा और समझ में भी आएगा। ऐसे चाहो तो आप इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो। यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कि ए का जो ए नाम का इंसान था उससे मैकेनिक ने रिपेयरिंग कॉस्ट बोला 5500 है पर 30% का डिस्काउंट दिया। वैसे ही बी के लिए है, सी के लिए है, डी के लिए है और ई के लिए। तो चलो हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंट निकालते हैं कि डिस्काउंट कितना होगा। तो फर्स्ट केस में है 30% ऑफ 5500, तो 2 0 कट गया तो इधर हो गया 15 1650। तो यहाँ पे डिस्काउंट हो गया 1650। वैसे सेकंड के लिए निकालो 40% ऑफ 6250, तो 40% ऑफ 6250 जल्दी से निकालते हैं। तो इधर हो जाएगा 625 इंटू 4 20 कैरी 2 8 10 1 2500। यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया उसने 2500 रुपये का। 30% ऑफ 4800, अब जल्दी से कर दो। 30% ऑफ 4800, तो 4843 24 कैरी 2 12 1440। तो यहाँ डिस्काउंट हो गया 1440 का। नेक्स्ट है 20% ऑफ 720, तो 20% ऑफ 7200 निकाल दो। तो ये हो गया 41440। यहाँ फिर से हो गया। नेक्स्ट है आपका 40% ऑफ 3500, तो जल्दी से अब निकाल दो 40% ऑफ 3500, 20 कैरी टू 14, यहाँ पे 1400 हो गया। ठीक है, तो ये था जो उसने अलग अलग लोगों को डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो अब उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5500 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि उसने बोला था कि पहला केस में क्या हुआ 5500 उसने बोला था मैं लूंगा, पर 1650 का डिस्काउंट दे दिया तो उसने लिया कितना 3850 लिया। तो यहाँ माइनस करके आया 3850। ठीक है, फिर यहाँ पे 6250 था तो उसने 6250 में 2500 का डिस्काउंट दे दिया। देखो खाली कैलकुलेशन है, बाकी है बड़ा इजी। एक छोटा सा सेम कॉन्सेप्ट ही रिपीट हो रहा है। 12 में से 5 7, 5 में से 2 3, तो 3750। नेक्स्ट है आपका 4800 में से 1440 को माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3360। नेक्स्ट है आपका कितना 7200, तो 7200 से 1440 माइनस कर दो, 5760 आ जाएगा यहाँ पे 5760। नेक्स्ट बचता है आपका 3500, और 3500 में से चला गया 1400, तो बचा 001 2100। कितना बचा 2100। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो असल में हमने क्या निकाला, रिपेयरिंग कॉस्ट दिया हुआ था, सबके लिए डिस्काउंट दिया गया था परसेंटेज, हमने सब पे डिस्काउंट निकाल दिया। और रिपेयरिंग कॉस्ट माइनस डिस्काउंट है वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो कि मैकेनिक हर एक इंसान से लेगा। पर वो सिर्फ सेलिंग प्राइस नहीं लेगा, क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी भी कलेक्ट करेगा। और बोल दिया ये विद इन दिल्ली ही हो रहा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेगा। तो बस सीधा सा बात है, 18% टोटल है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगेगा। अब ये जो 9% सीजीएसटी वो किस पे लगेगा, 9% सीजीएसटी एसपी पे लगेगा। पहले केस में कितना हुआ 45 कैरी 4 72 4 76 कैरी 7 9 3 27 27 प्लस 7 आपका कितना हो जाएगा 34, तो 346.5। तो मैंने यहाँ 346.5 लिख दिया साइड में निकाल के। जो सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी भी होगा, है ना, क्योंकि दोनों का परसेंटेज तो सेम ही है। वैसे आप जल्दी से दूसरा कैलकुलेट करते जाओ। 9% ऑफ 3750 करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 कैरी फॉर 63 67 6, यहाँ पे हो जाएगा 33 37 337.5, तो इधर भी 337.5 है ना। अब वैसे जल्दी से 9% ऑफ आप क्या निकाल दो 3360 निकाल दो, तो इधर हो जाएगा आपका 54 527 532 302.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 302.4 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करो, यहाँ पे 5760 का 9% निकालो आप,
तो 5760 का हो जाएगा इधर 54, 5, 63, 5, 68, 6, 45, इधर 518.4 हो जाएगा, इधर भी 518.4 हो जाएगा। अब बचता है इधर 2100, तो 2100 पे भी निकाल दो, तो इधर आपका हो जाएगा 189, तो यहाँ भी 189 और यहाँ भी 189, ठीक है। तो यानी अब उसने टोटल कितना कलेक्शन किया एक इंसान से, तो इतना था उसका एसपी, इतना सीजीएसटी, इतना एसजीएसटी, तो टोटल उसने बोला कि 3850, ए को बोला, देखो ए 3850 तो मेरा खुद का सेलिंग प्राइस है, यानी कि रिपेयरिंग चार्ज है। आप मुझे 346.5 सीजीएसटी भर दो और 346.5 एसजीएसटी भर दो, यानी टोटल आप मुझे भर दो 4543, ठीक है, 4543 निकाल लो, ठीक है। वैसे ही आप इसको प्लस करके यहाँ कुछ निकाल लो, इसको प्लस करके यहाँ निकाल लो, इसको प्लस करके यहाँ निकाल लो, इसको प्लस करके यहाँ निकाल लो। तो यहाँ पे सब ए से, बी से, सी से, डी से और ई से सारा टोटल कलेक्शन आ जाएगा। अब उस टोटल कलेक्शन को भी यहाँ पे सारे को ऐड कर दो, बस दैट्स इट। वही पूछा था कि उसने टोटल मनी कितना कलेक्ट किया, बस बहुत सिंपल था, सिर्फ कैलकुलेशन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब वही स्टेट के बाउंड्री में हो रहा है, जीएसटी 5% है और हमें बस टोटल अमाउंट ऑफ बिल निकालना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन जैसे ही, तो मैं सिर्फ डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखो 18 पीस उसने क्वांटिटी खरीदा, एक सामान का दाम था 150, तो यहाँ पे आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो कि यहाँ पे 18 इंटू 150 कितना 2700 हो जाएगा, यहाँ पे 5760 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3000 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1440 हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपने टोटल कॉस्ट निकाल लिया। अब इसी कॉस्ट पे उसने 10% डिस्काउंट, 20%, 30%, 20% ऐसे अलग अलग डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे डिस्काउंट निकाल दो कि कितना होगा। फिर जो भी डिस्काउंट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करके एसपी निकाल दो, है ना, एसपी आ जाएगा। फिर उस एसपी पे सीजीएसटी अलग लगा दो, एसजीएसटी अलग लगा दो, है ना। अब टोटल अमाउंट ऑफ बिल निकालने के लिए, जैसे पहले क्वांटिटी के लिए फॉर एग्जांपल जो मैंने 18 पीस क्वांटिटी पे सामान खरीदा था, 18 गो सामान खरीदा था 150 करके, उस पे आपको निकालना है अगर टोटल बिल, तो एसपी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कर दो फर्स्ट वाला में, फिर सेकंड वाला रो के लिए, थर्ड वाला रो के लिए, फोर्थ वाला रो के लिए, और फिर उन सबको भी ऐड कर दो। ऐसा हमने पहले किया है। क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। नंबर 5 भी काफ़ी सिंपल है, बस यहाँ पे इंट्रा स्टेट बदल के इंटर स्टेट दे दिया है। बता दिया कि 35 पीस खरीदा, पर क्वांटिटी का दाम 420 था, तो वैसे ही सेम टू सेम करना है आपको। टोटल कॉस्ट निकाल लेना है, उस पर डिस्काउंट निकाल के डिस्काउंट को माइनस कर देना है। डिस्काउंट को माइनस करने से एसपी आ जाएगा। एसपी पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आपको या तो सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है, या फिर अगर इंटर स्टेट रहा तो आईजीएसटी निकालना है, जैसे कि इस केस में। तो आपका एसपी आ गया, आपका जीएसटी आ गया, उन दोनों को ऐड कर देना है, तो अमाउंट ऑफ बिल निकल जाएगा एक क्वांटिटी के लिए। वैसे ही आपको पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, सब में आपको टोटल जो अमाउंट ऑफ बिल है वो निकालना है, और इन सबको ऐड कर देना, तो टोटल जो शॉपकीपर हो या डीलर है उसने कलेक्शन किया वो निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर मैं इसे बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट ही है, तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस को स्किप कर दूंगा, आप लोग इसे घर पे बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अमाउंट ऑफ द बिल निकालो, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। आप लोग तुरंत समझ जाओगे कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, मतलब कि सीजीएसटी लगना ही है, एसजीएसटी लगना ही, ठीक है। चलो, या क्वेश्चन में एमआरपी दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, तो हमेशा एमआरपी से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तभी सेलिंग प्राइस आएगा, तो वो यहाँ पे भी लगाना है। एक चीज यहाँ पे देखो, खाली सीजीएसटी दे दिया है, एसजीएसटी दिया ही नहीं है, तो एसजीएसटी का परसेंटेज हम लोग खुद ही से फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे? अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना कि अगर टोटल जीएसटी समझ लो 12 होता था तो 6% सीजीएसटी हो जाता था, 6% एसजीएसटी हो जाता था। तो वैसे यहाँ पे अगर आपको एक सीजीएसटी का परसेंटेज दे दिया है तो एसजीएसटी उसके इक्वल ही होगा। यहाँ पे 9% है तो यहाँ पे भी 9% हो जाएगा, यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14, यहाँ 2.5 तो यहाँ भी 2.5। तो बस कुछ नहीं, आपको सबसे पहला स्टेप ये लेना है। जैसे मैं एक का एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे 12,000 एमआरपी था, तो उस एमआरपी पे पहले डिस्काउंट निकाल लो। डिस्काउंट कितना होगा? 30% ऑफ 12,000, यानी डिस्काउंट हो जाएगा 3600। तो अब आपको 12,000 जो आपका एमआरपी था उसमें 3,600 को माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा 8,400। ये जो आपका 8,400 है वो क्या बन जाएगा? ये फर्स्ट केस के लिए
8,400 बन जाएगा सेलिंग प्राइस। अब इसी सेलिंग प्राइस पे फर्स्ट केस के लिए 6% CGST है, तो 6% CGST निकाल दो 8,400 का। वैसे ही 6% SGST भी निकाल दो। CGST और SGST आपने निकाल दिया तो आपको टोटल GST भी पता चल गया। तो फर्स्ट केस के लिए आपको टोटल बिल निकालना है अगर सिर्फ पहला वाला के लिए, तो हो जाएगा 8,400 जो कि होगा उसका SP। संग में आप उस पे CGST देखो कितना निकला है यहाँ पे 24 कैरी 2, तो 504, तो 504 CGST, वैसे ही 504 SGST। इन सबको अगर हम टोटल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा पहला केस के लिए अमाउंट ऑफ बिल। वैसे सेकंड केस के लिए निकालना है, थर्ड के लिए निकालना है, फोर्थ के लिए निकालना है, फिर जो चारों अमाउंट ऑफ बिल आएगा उसको ऐड कर देना है तो वो टोटल कलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही पैटर्न का सम चल रहा है, काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन बोल रहा है। ठीक है, इंटरस्टेट बोला है तो लगना तो चाहिए IGST, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखा है CGST। तो डरने का बात नहीं है, हम लोग इतना जानते हैं कि समझ लो मेरा 10% GST होता तो उसमें CGST 5 हो जाता, SGST 5 हो जाता, है ना। और अगर मेरा पूरी तरह से IGST लगता तो पूरा का पूरा 10 एक बार में लग जाता। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे CGST 6 है तो यानी IGST भी 6 ही लगा होगा। सॉरी, अगर यहाँ पे CGST 6 है तो SGST भी 6 ही लगा होगा, यानी टोटल GST 12 रहा होगा ना। यानी IGST इसका डबल 12 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो बस IGST निकल गया। बाकी अब वही सेम क्वेश्चन है कि MRP दे दिया है, उस पर आप डिस्काउंट लगा दो, SP निकाल लो, SP पे GST लगा दो, और SP प्लस GST ही अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा हर एक तरह के सामान के लिए। अब हर एक अलग अलग सामान का टोटल अमाउंट जोड़ दो तो टोटल कलेक्शन निकल आएगा। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ लिया। ये जो 8, 9, 10, 11 है ये मोर और लेस सेमी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने अभी तक सीखा। बहुत सिंपल सा है फर्स्ट एक्सरसाइज, तो इन सब क्वेश्चन को झूठ मूठ कर रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करते। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी करूंगा। फिर भी किसी को एक छोटा सा भी कोई दिक्कत रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला है या हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उस पर ज्वाइन करो, बेहिचक अपने क्वेरीज को वहाँ पे पोस्ट करो, हम उसका आपको तुरंत सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। चलो, चाहे आपका छोटा से छोटा भी डाउट हो फिर भी उसे पूछेगा। तो देखो अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस इन मेरठ शोज कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट एज ₹750 इफ GST इज 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है, मैं बेकार ही बना रहा हूँ। इसमें खाली बोला है कि एक टेलीकॉम सर्विस है मेरठ में, वो अपना सर्विसेज का पैसा लेता है, सर्विस प्रोवाइड करने का पैसा लेता है 750 रुपीज़, और GST का परसेंट बंधा हुआ है 18%। तो वो अपना जो सर्विसेज का पैसा है वो तो आपसे लेगा ही, पर उसे गवर्नमेंट को पे भी करना है GST, तो आपसे GST भी मांगेगा। तो आप उसे GST दे दो, 5 से 2, इधर 5 से 15, इधर 2 से 9, इधर 15 9 कर दो, यहाँ 135 आ जाएगा। तो पूछ रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, तो उसका बिल कुछ ऐसा बना हुआ आएगा ना कि हमारे सर्विसेज का कॉस्ट है 750, हमने GST चार्ज किया है 18% के हिसाब से, तो 135 होता है। तो चलिए आपको टोटल पे करना है 885। देखो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि मिस्टर पंकज took insurance health insurance policy for his family and paid ₹900 as SGST. Find his total annual premium paid by find the total annual premium paid by him for his policy, rate of GST being 18%। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिस्टर पंकज नाम का एक इंसान है, उसने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा। हम कोई भी तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो उस पर प्रीमियम भरते हैं, हर महीना उस पर कुछ प्रीमियम भरते हैं। तो जो हम प्रीमियम भरते हैं तो प्रीमियम के साथ साथ GST भी भरते हैं। तो वही उसने जो प्रीमियम भरा, हमें उसका टोटल एनुअल प्रीमियम निकालना है, मतलब वो एनुअली प्रीमियम भर रहा था। तरह तरह का इंश्योरेंस होता है, कभी कभी हम लोग मंथली भी प्रीमियम भरते हैं, कभी एनुअली भी प्रीमियम भरते हैं, तो हमें उसका टोटल एनुअल प्रीमियम निकालना है। अगर रेट ऑफ GST 18% है, मतलब उसे हर साल प्रीमियम का जो पैसा है वो भी भरना पड़ता है और साथ में 18% के हिसाब से GST भी भरना पड़ता है। ठीक है, चलो। और यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया है कि मिस्टर पंकज ने SGST के तौर पे 900 रुपीज़ में पे किया है, इसका मतलब मिस्टर पंकज SGST और CGST दोनों ही भरेगा। और दो, क्योंकि टोटल GST का परसेंट 18% दिया है तो 9% SGST भरेगा, 9% CGST भरेगा। और हम लोग ये CGST भरे या SGST भरे इसे किस पे भरते हैं,
उस चार्ज पे भरते हैं जो हमने पे किया है गुड्स को लेने के लिए या सर्विस को लेने के लिए। तो यहाँ मिस्टर पंकज ने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो लिया है तो उसे कुछ चार्ज भरा है जो कि वो प्रीमियम के तौर पे भर रहा है, तो उसका प्रीमियम पे ही उसे तो 9% जीएसटी लगा। तो मान लेते हैं कि लेट हिज प्रीमियम भी कितना, ₹X, और इसी x पे तो उसने 9% का जीएसटी भरा, 9% का एसजीएसटी भरा और उसका वैल्यू कितना है, 900 है। तो वहां से अगर हम देखें तो x का वैल्यू आ जाएगा 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9, तो कट के ये 100 हो गया, तो ये कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, तो यानी जो मिस्टर पंकज है उसका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का हर साल का प्रीमियम कितना है, 10,000 रुपीज। इतना सिंपल सा सम था, ये तो ऐसे चुटकियों में बना लोगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बिल्कुल भी दम नहीं है, देखने का इतना बड़ा लग रहा है, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा। तो मिस्टर मलिक जी गोवा घूमने चले गए। ही टुक अ रूम इन अ होटल। अब गोवा घूमने गए तो होटल में तो रुकेंगे, तो 2 दिन के लिए रूम बुक किया। होटल वाले ने बोला कि भैया आपको 1 दिन का 5,000 रूम का भरना पड़ेगा चार्ज या रेंट। ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइन हिम। लेकिन उसी दिन उसका फ्रेंड जॉन भी वहां आ धमका और बोला मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो होटल वाले लोगों ने बोला कि ठीक है 5,000 रुपए आपके रूम का दाम है मिस्टर मलिक, बट आपका फ्रेंड जॉन भी वहां रुकेगा तो एक एक्स्ट्रा बेड देंगे, तो हम लोग 1,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। यानी बेचारे मिस्टर मलिक जो पहले से 5,000 दे रहे थे अब उनको 6,000 भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि मिस्टर मलिक ने हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल। मतलब होटल मिस्टर मलिक पे कितना जीएसटी चार्ज करेगा अगर वो 2 दिन के लिए रुकते हैं। तो सीधा सा बात है, 1 दिन के लिए वो रुक रहे हैं तो 5,000 खुद का देंगे, 1,000 रुपया फ्रेंड की वजह से देंगे, यानी 6,000 देंगे। तो 2 दिन के लिए उनको देना पड़ेगा टोटल 12,000। और जो हम लोग देते हैं सर्विस या गुड्स पे कॉस्ट यानी पैसा जो देते हैं उसी पे तो जीएसटी लगता है, तो जीएसटी लगा दो 28%। तो 28 इंटू 12 कर दो, कितना आ जाएगा, 336 समथिंग आएगा, है ना। तो बस 3360 इतना जीएसटी भरना पड़ेगा मिस्टर मलिक को। दैट्स इट। क्या था ये क्वेश्चन, इतना सा सोल्यूशन है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि अशरफ वेंट टू सी अ मूवी। तो अशरफ जाता है मूवी देखने। ही वांटेड टू परचेज अ टिकट फॉर ₹80। वो 80 रुपए वाला टिकट खरीदना चाहता है, बट एज द टिकट फॉर ₹80 वॉज नॉट अवेलेबल। पर बेचारे को 80 रुपए वाला टिकट नहीं मिलता है, उसको एक महंगा टिकट खरीदना पड़ता है। उसका फेवरेट मूवी था इसलिए उसने 120 रुपीज वाला टिकट खरीद लिया अपर क्लास का। ऐसे वो जनरली 80 का खरीदता था। तो बोलता है उसे एक्स्ट्रा जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा। अब हम लोग जाएंगे मूवी हॉल में, इंजॉय करेंगे, तो हम जो पैसा भरते हैं टिकट खरीदने का तो साथ में जीएसटी भी भरते हैं। तो अशरफ पहले सोच रहा था मैं 80 रुपीज वाला टिकट खरीदूं, पर वो नहीं मिला तो 120 वाला टिकट खरीद लिया। तो बोल रहा है कि उसे जब 120 वाला टिकट अशरफ ने खरीदा तो उसे कितना जीएसटी एक्स्ट्रा पे करना पड़ा होगा। किसके कंपैरिजन में, तो अगर वो 80 रुपीज वाला टिकट खरीदता तो उस समय कुछ जीएसटी पे करता, पर क्योंकि उसने 120 वाला टिकट खरीदा है तो जो जीएसटी पे किया है वो थोड़ा ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है वही निकालना है। तो और क्वेश्चन में साथ ही साथ ये भी मेंशन कर दिया है कि अगर आप 100 रुपए से नीचे का टिकट खरीदते हो तो आपको 18% जीएसटी देना है, और 100 रुपए से ऊपर का टिकट खरीदते हो तो जीएसटी का रेट बढ़ जाएगा और 28% हो जाएगा। तो लिखो इफ अशरफ बॉट ₹80 टिकट, तो उस केस में जीएसटी क्या होता, तो उस केस में जीएसटी होता 18% ऑन 80 रुपीज, है ना। तो कर दो 8 8 64, कैरी 6 8 1 14, यानी कि हो जाता आपका 14 रुपए 40 पैसे, 14 रुपीज 40 पैसे। इतना उसे भरना पड़ता जीएसटी। पर अब उसने 120 वाला टिकट खरीदा तो अब जीएसटी 120 पे भरेगा। पर अब गवर्नमेंट का रूल है भाई कि अगर आप 100 रुपए से ज्यादा का टिकट खरीदोगे तो 28% जीएसटी दो, यहाँ लिख दिया जैसा। तो बस 28% जीएसटी भरेगा, पिछले बार 18 भर रहा था। तो अब कर दो, कितना हो जाएगा, 28 इंटू 12, तो इधर हो गया 16 5, इधर हो गया 8 2, तो 6 13 3, तो 336। तो 336 बाई 10 कितना हो जाएगा आपका 33.6, यानी अब वो जीएसटी भर रहा है 33 रुपीज 60 पैसे। तो एक्स्ट्रा कितना भरा, पहले उसे भरना पड़ता 14 रुपीज 40 पैसे, अब भर रहा है 33 रुपीज 60 पैसे। तो एक्स्ट्रा जीएसटी उसने भरा 33 रुपीज 60 पैसे माइनस 14 रुपीज 40 पैसे, 02 कटा।
इधर क्या 13 में से 4 गया तो कितना होगा 9 होगा, तो कट गया। यहाँ 19 रुपीज़ 20 पैसा वो एक्स्ट्रा दिया, इतना ज़्यादा वो मूवी का फ़ैन था। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है जीएसटी का फर्स्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप को लिंक में जाकर ज्वाइन करो, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करो। वहाँ पे टाइम टू टाइम हम फार्मूलाज और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पोस्ट करते हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करो ताकि आप और बेटर होते जाओ अपने कॉन्सेप्ट्स में। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। और हाँ, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज इन तरह के वीडियो को बनाने में हम काफ़ी मेहनत करते हैं। हम आप तक एक बहुत बेस्ट और अच्छा कंटेंट पहुंचा रहे, अपना 100% दे रहे, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप प्लीज़ उसका हमें रीपे बैक करो। रीपे बैक इन द सेंस जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि अच्छा कंटेंट सबको ही मिल पाए। लॉकडाउन में बच्चों ने ऐसा अज्यूम ही कर लिया है कि 10 के बोर्ड्स हुए नहीं, 12 के बोर्ड्स कैंसिल होने के कगार पे, आई मीन कुछ कैंसिल हो भी गए हैं आई थिंक सीबीएसई के। तो इस तरह से बच्चों ने अज्यूम कर लिया है कि हमें तो एग्ज़ाम देना नहीं है, तो पढ़ के क्या करेंगे। बट कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज को गेन करना ज़रूरी है, चाहे आप एग्ज़ाम दो या ना दो। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करो। दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर।